नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम के बाद सीटेट का मैं आंसर की आप लोग को अपलोड करूंगा। ये 1 to 5 का है। अभी जो एग्ज़ाम समाप्त हुआ है उसका आप देख सकते हैं आंसर। और इसके बाद जब सेकंड शिफ्ट का हो जाएगा उसके बाद मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा। सबसे सटीक आंसर है, थोड़ा लेट ज़रूर हुआ है लेकिन सबसे सटीक आंसर आपको मिल रहा है। आप अपना मिलान कर लें, अपना पेपर खोल लें और इसको देखें कौन सा उत्तर क्या सही है। अब व्याख्या तो नहीं करूंगा ज़्यादा क्योंकि समय बहुत कम है और अन्य का भी देखना भी बाल मनोविज्ञान का, बाल विकास का है। 30 क्वेश्चन आप मिलान कर लें। चलिए पहला प्रश्न का उत्तर है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सुधारार्थ। आप टिक कर लें। और दूसरा प्रश्न आप पढ़ते हैं आगे, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। इसका आप आंसर पहला आप लगाए हों तो बिल्कुल सही है, अन्वेषण और संवाद। ये बिल्कुल सही उत्तर है, आप मिलान करते चलें। तीसरा प्रश्न बात करें, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब। आप दूसरा ऑप्शन पढ़ें तो ज़्यादा सटीक बढ़ता है, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तो बच्चों को सीखने में प्रॉब्लम होती है, कठिनाई होती है। तो तीसरा का दूसरा। अब पढ़ते हैं चौथा प्रश्न, अधिगम की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है। अधिगम की सर्वोच्च अवस्था कौन सी होती है। तो संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इसमें कोई संदेह नहीं। जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल कन्फर्म करने के बाद ही मैं आपको उत्तर प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए पांचवा प्रश्न बात करें, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, ये चार ऑप्शन आपने पढ़े होंगे, जो बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं अधिगम में, सीखने में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, पॉजिटिव आंसर देखिए, बिल्कुल फिट है आपका। अब छठा की बात करें, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात करती है कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। इसका जो राइट आंसर होगा सी, स्वनियमन। व्याख्या करने का उतना समय नहीं है, नहीं तो आपको पूरी तरह से बताते हम। आप अपना आंसर मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कितना आपका सही हो रहा है। अगला सातवां प्रश्न देखते हैं, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। सबसे बेस्ट आंसर, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। मूल्यांकन पद्धतियाँ कि बच्चों की ज़रूरतें क्या हैं और उनकी आवश्यकता क्या है, इसकी पहचान करना मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होता है। चलिए आठवां की बात करें, आठवां में बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रति रोपित किया जा सकता है, किस पर। आठवां का उत्तर आपका अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। केवल अनुवांशिकता, ये तो बिल्कुल सरल प्रश्न था। केवल अनुवांशिक नहीं होता, केवल पर्यावरण नहीं होता, ये तो बिल्कुल गलत है। आपका एक ही ऑप्शन बचता है, अगर आप ध्यान से पढ़े हों तो यही एक खाली बच रहा है जो आप बिल्कुल सटीक है। ऑप्शन के आधार पर भी इस प्रश्न को आप लगा सकते थे। चलिए आठवां प्रश्न हो गया। अब नौवां की बात करते हैं, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसे पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं। ये तो जी बिल्कुल सीधी सी बात है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। इसको तो आप प्रश्न पढ़ते ही आपको ऑप्शन में ये उत्तर खोज लेना चाहिए कि रूढ़िवादिता है जो लड़के लड़कियों में भेद पैदा करने वाली जो सोच है वो दर्शा रहा है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10वां बात करते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में। आप देखेंगे तो 10वां का जो चौथा ऑप्शन है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, बिल्कुल सही उत्तर है, आप देख लीजिए। अब 11वां प्रश्न की बात करें, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आप देखते हैं। इसका जो सी ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही, अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। चलिए नेक्स्ट,
12वें की बात करते हैं, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। 12 का आप दूसरा ऑप्शन पढ़ें, बिल्कुल सही है। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। चलिए 13वां बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बहुबुद्धि एक का सिद्धांत जोर देता है। आप चौथा ऑप्शन देखते हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं, बिल्कुल सही उत्तर है। आप मिलान कर लीजिए, चाहे आप फाइनल जब आंसर किया है तो आप तब भी आप मिलान कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं मिलेगा इस आंसर की से, ये मेरा दावा है। चलिए 14 की बात करें, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के खाली स्थान चरण को दर्शाता है। ये होगा तीसरा ऑप्शन आपका, प्रथागत चरण जो है ये आप कन्वेंशनल, आप इसमें इंग्लिश में भी देख सकते हैं, अगर इंग्लिश देखे होते तो आपको जल्दी समझ में आ जाता। प्रथागत चरण यानी कन्वेंशनल चरण को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। अब 15 की बात करें, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आप देख लीजिए, पहला ऑप्शन जो विकास होता है वो बहुआयामी होता है। इसी को पढ़ने के बाद कुछ आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं थी। विकास जो होता है बहुआयामी होता है, बिल्कुल सही उत्तर है। अब 16 की बात करें, लेओ वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में खालिस्तान के महत्व पर जोर देता है। आप इसको सीधा कल्चरल टूल्स आप देखते, दूसरा ऑप्शन यानी सांस्कृतिक उपकरणों, बिल्कुल सही उत्तर है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। जीन पियाजे, 17 प्रश्न, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को खालिस्तान के रूप में वर्णित करते हैं। आप इसको देखें, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका, स्कीमा मनोबंध, ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, स्कीमा या मनोबंध। अब 18 की बात करें, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बात कर रहा है, तो आप देख सकते हैं 18 का जो आपका तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं, विचार या सोच में केंद्रीकरण, बिल्कुल सही उत्तर है, विचार या सोच में केंद्रीकरण, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 19 की बात करें, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। ये तो आप देख सकते हैं कि विकलांगता शब्द हटा करके दिव्यांग शब्द जोड़ा गया था, दिव्यांग शब्द लाया गया था, तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है चौथा, जिसे छात्र जिससे शारीरिक दिव्यांगता है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, चौथा सही है 19 का। 20वां देखें तो जन्म में किशोरावस्था तक बच्चों में किस क्रम में होता है, यानी जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों का जो विकास है कौन से क्रम में होता है, तो आप देख सकते हैं संवेदिक, मूर्त और अमूर्त, यानी 20वां का आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संवेदिक, मूर्त और अमूर्त। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 21वां, किस एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। ये आप देखिए 21 का आपको पहला ही ऑप्शन आप पढ़ रहे हैं, वहीं से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है, यही आपका क्लियर हो जाता है अगर ध्यान से पढ़ते, यहीं पे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। एक समावेशी कक्षा में खाली स्थान पर जोर होना चाहिए, एक समावेशी कक्षा में खाली स्थान जोर, कहने का मतलब हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। बिल्कुल आप जानते हैं कि जो कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत तेज होते हैं उनके लिए अलग कक्षा की बात भी की जाती है। एक समावेशी कक्षा में कुछ कमज़ोर हैं तो कमज़ोर के लिए अलग कक्षा की, ताकि अगर कमज़ोर और तेज को दोनों को एक साथ पढ़ा दिया जाएगा, दोनों को एक साथ पढ़ाया जाएगा, तो एक जो स्पीड में है उसकी भी आप ब्रेक करेंगे, और जो पढ़ नहीं पा रहा है जो उसकी स्पीड कम है उसके लिए भी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने की बात की जाती है एक समावेशी कक्षा में। अब बात करते हैं 23वां प्रश्न, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। आप देखिए इसका चौथा ऑप्शन देखिए जो सबसे बेस्ट है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना,
चौथा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 23। अब 24वां की बात करें, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। आप प्रश्न पढ़ते समय आप जरूर देखें कि ये पॉजिटिव पूछ रहा है या निगेटिव में पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है या हाँ पूछ रहा है। तो आप देखिए 24 का जो पहला ऑप्शन है, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, ये बिल्कुल सही उत्तर है। एक भी प्रश्न आपको डाउट वाला नहीं है, सबसे बेस्ट आंसर आपको इस चैनल पर मिलेगा। आप पूरा वीडियो आप देखें। और 25वां प्रश्न बात करते हैं, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। ये अपसारी चिंतन बिल्कुल स्पष्ट है, आपको अपसारी तुरंत खोज लेना चाहिए था। ये अपसारी इस ऑप्शन में है या नहीं है, अपसारी चिंतन। अब 26वां की बात करें, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, अब देख लीजिए 26वां की बात करें तो तीसरा ऑप्शन आप पढ़ रहे हैं, विविध विन्यासों का उदाहरण लेने चाहिए। बिना एग्जाम्पल का बच्चों के समझ में भी नहीं आएगा। अब जो विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ता हैं, सीखने वाले हैं, उनको संबोधित करते हुए, यानी अधिगमकर्ताओं मतलब क्या, जो सीखने वाला बैठा है, उसके लिए समझाने के लिए, सिखाने के लिए अध्यापक को विभिन्न विन्यासों से, मतलब कई तरह से उसे उदाहरण लेने चाहिए, ताकि बच्चों को यानी अधिगमकर्ताओं को अच्छी तरह से समझ में आए। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 26वां। अब 27वां की बात करते हैं। 27वां की बात करते हैं, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि आप तीसरा ऑप्शन देखिए, 27 का सी, यानी तीसरा, बार बार सी निकलता है क्योंकि मोस्टली एग्ज़ाम में ABC करके ही आता है, उसको आप माइंड नहीं कीजिए। तो 27 का तीसरा आप देखिए, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। जिसको त्रुटियों की समझ हो गई, ये समझ लीजिए सारा काम उसका हो गया, यानी तीसरा बिल्कुल सही है। अब 28 की बात करें, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। बिल्कुल देखिए, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, ये बिल्कुल सही है, तीसरा 28 का। और 29 का भी देखते हैं, शर्मिंदगी, ये निगेटिव वाला पॉइंट है। शर्मिंदगी क्या है, निगेटिव प्रभाव डालती है, नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसको शर्मिंदगी शब्द पढ़ते ही तुरंत आपको ऑप्शन निगेटिव वाला खोजना चाहिए था। तीसरा देखिए, शर्मिंदगी का संज्ञान नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल, आप ज़्यादा शर्मिंदगी आपको हो गई तो आप सीधा डीपली में जाएंगे, एक तरह से डीमोटिवेट होना शुरू कर देंगे, यानी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शर्मिंदगी शब्द ही आपका निगेटिविटी से आपका आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 30वां, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। आप देखिए, संकल्पनाओं के बीच का संबंध खोजना, तीसरा का भी सी है, यानी तीसरा प्रश्न बिल्कुल सही है। 30वां का थर्ड, ये आपका हो गया। अब आप लोग बताएं 30 में कितने प्रश्न आपके सही हुए, इस आंसर की के अनुसार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसमें मेरे हिसाब से जहाँ तक अंदाज़ है कि 18-20 के ऊपर भी अगर आप होंगे तो बहुत बेस्ट होगा, इसलिए अपने कमेंट्स डालें। थोड़ी देर में मैं आने वाले सभी पार्टों का अलग अलग वीडियो डालूंगा। आज आप सारे देख लीजिए, क्योंकि जो मैं आंसर दूंगा हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन आज ही डालूंगा वीडियो और आपको मिले। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलता रहे, और इसे थोड़ा शेयर भी करें ताकि अन्य छात्र भी इससे लाभान्वित हों। ओके सर, धन्यवाद।